हेलो दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कमेंट करिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप लोग ठीक ही होंगे। आइए आज हम जो है अगला पार्ट पढ़ेंगे। हम लोगों ने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम अगली वीडियो में मुख एवं मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। पाचन तंत्र में जो आहार नाल होता है, आहार नाल को 5 भागों में बांटा गया है। मुख एवं मुख गुहा, ग्रसनी एवं ग्रासनली। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था ग्रासनी एवं ग्रासनली, आमाशय, फिर उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत। फिर तो हम सबसे पहले मुख एवं मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। मुख एवं मुख गुहा, माउथ एंड बकल कैविटी। अब देखिए, ये हमारा क्या है? मुख है। हमारा जो मुख है वो 2 चल होठों के बीच घिरा हुआ होता है। जो हमारा मुख होता है ये 2 चल होठों के बीच क्या होता है? घिरा हुआ होता है। चल क्यों? क्योंकि जो हमारे होंठ हैं वो हमेशा चलते रहते हैं। चलने का मतलब हमें हमेशा मुंह को चलाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा मुख है वो 2 मांसल, यानी कि जो होठ होता है वो मांस का बना होता है। तो हमारा होठ 2 मांसल चल होठों के बीच क्या होता है? घिरा होता है। अब जो है मुख में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये देख लेते हैं। इसे हम निचला होठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निचला होठ। और इसे बोलते हैं ऊपरी होठ। निचला होठ, ऊपरी होठ। अब देखिए, इसे जो है क्या बोला जाता है? जिह्वा बोला जाता है। जिह्वा का मतलब होता है जीभ। जिह्वा को हम नॉर्मल भाषा में जीभ कह सकते हैं, जिह्वा। और फिर जो है इसे अधोजिह्वा कहते हैं। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? अधोजिह्वा। अधोजिह्वा कहते हैं। अधोजिह्वा क्या होता है? ये जीभ के पीछे का भाग होता है। ये जो अधोजिह्वा है ये जीभ के पीछे का भाग होता है। इसे हम क्या कहते हैं? अधोजिह्वा कहते हैं। और ये क्या है? जीभ है। अब देखिए, ये ऐसे क्यों बना है? क्योंकि जब हम जीभ को ऊपर उठाते हैं, जब हम जीभ को ऐसे ऊपर उठाएंगे ऐसे करके, तो इसके नीचे यहाँ पर जो है लार ग्रंथियाँ निकलती हैं, जिससे मुंह में लार स्रावित होता है। तो ये जीभ के उठने वाले भाग का निचला हिस्सा है, ठीक है, जिसमें से लार ग्रंथियाँ स्रावित होती हैं, मुंह में लार निकलता है। और ये जो है ये जीभ के सीधे जीभ के पीछे का भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं? अधिजिह्वा कहते हैं। इसके बारे में जो है लार ग्रंथियों के बारे में हम आगे आप लोगों को बताएंगे डिटेल में। बस इतना जानिए कि जो हमारा मुख होता है ये दो मांसल 2 चल होठों के बीच घिरा होता है। नीचे वाले को निचला होठ, ऊपर वाले को ऊपरी होठ। इसे जिह्वा कहते हैं, यानी जीभ। और यहाँ पे ये इस तरह से उठाने पर ये जो भाग होता है इस तरह से ये नीचे का भाग होता है, जिसमें से लार ग्रंथियाँ स्रावित होती, ये नली है। फिर उसके बाद ये जो है इसे क्या कहते हैं? अधोजिह्वा कहते हैं। अब देखिए ये क्या है? ये जो है तालु है। तालु का मतलब जो ऊपर का भाग होता है उसे हम तालु बोलते हैं, ठीक है। तालु का काम क्या होता है? तालु का कार्य होता है कि ये मुख गुहा को, ठीक है,
और श्वास नली जो होती है इसको अलग करने का कार्य करता है। यानी तालु के ऊपर क्या है, श्वास नली है, श्वास छिद्र के द्वारा श्वास नली है। तो फिर जो ऊपर का तालु होता है वो क्यों होता है, ताकि वो मुख गुहा को और श्वास नली को अलग कर सके। तो इधर देखिए, इसमें जो आगे का भाग होता है, जो तालु के आगे का भाग होता है, ये काफ़ी कठोर होता है। ठीक है, क्या होता है, काफ़ी कठोर होता है, इसलिए आगे वाले भाग को कठोर तालु बोलते हैं। आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं, कठोर तालु। और ये जैसे जैसे पीछे हो जाता है, पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं, कोमल तालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोमल तालु। यानी कि जैसे जैसे आगे का जो ऊपर का जो तालु होता है वो आगे की ओर कठोर होता है, इसलिए इसको कठोर तालु बोलते हैं। और जैसे जैसे ये पीछे चला जाता है, पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं, कोमल तालु बोलते हैं। अब देखिए, इसमें मुख गुहा में पश्च भाग में, मुख गुहा में पीछे भाग में क्या होता है, एक आप लोग खुद से भी देखे होंगे, पीछे मुंह खोल के देखेंगे तो इतना छोटा सा लटका रहता है, वो मुख गुहा के पीछे भाग में और ग्रसनी वाले भाग में। इस तरह से मैंने आपको संरचना बनाई थी मानव की। मानव में जो संरचना हमने इस तरह से बनाई थी, तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं, ये पीछे का भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रसनी। तो मुख गुहा के पीछे का भाग और ग्रसनी के मध्य, ग्रसनी के मध्य एक भाग लटका रहता है, जिसे हम बोलते हैं अली जिह्वा। जिसे हम क्या बोलते हैं, अली जिह्वा बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको युवला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युवला। ये जो भाग होता है, इस यानी कि ये मुख गुहा के पीछे और ग्रसनी भाग में एक जो है छोटा सा जो है कंठ जैसा लटका रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अली जिह्वा कहते हैं, युवला कहते हैं। अब देखिए, जो मनुष्य में दांत पाए जाते हैं, तो दांतों का जो क्रम होता है, जो दांतों का क्रम होता है, उसे हम 8 के क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में लिखते हैं, 8 के क्रम में। तो दांत जो है मनुष्य में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। देखिए, जो 2 दांत होते हैं इसे हम कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृंतक। पहले 1 सेकेंड इसको 8 के क्रम में देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8, नहीं, यहाँ से लेंगे। मनुष्य में जो 2 दांत होते हैं उसे कृंतक कहते हैं 8 के क्रम में। और एक क्या होता है, रदनक होता है। 2 कृंतक, 1 रदनक, फिर उसके बाद 2 अग्रचर्वणक और 3 क्या होते हैं, 3 जो होते हैं चर्वणक होते हैं। यानी कि मनुष्य में जो दांतों का क्रम होता है उसे हम 8 के क्रम में बांट करके बताते हैं। किस क्रम में बताते हैं, 8 के क्रम में। तो 2 क्या होते हैं, कृंतक होते हैं, 1 रदनक होता है, 2 अग्रचर्वणक और 3 क्या होते हैं, चर्वणक होते हैं। तो आप लोग को मुख गुहा के बारे में समझ में आया कि मुख गुहा जो होता है 2 मांसल 2 चल होठों के बीच क्या होता है, घिरा हुआ होता है। नीचे वाले को निचला होठ बोलते हैं, ऊपर वाले को ऊपरी होठ बोलते हैं। इसे हम जिह्वा कहते हैं। ठीक है। और ये जो पीछे का जो भाग होता है, पीछे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, अली जिह्वा पीछे वाले भाग को हम अधो जिह्वा कहते हैं। सॉरी, पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं, अधि जिह्वा कहते हैं। और जो है मुख गुहा के पीछे और ग्रसनी भाग में एक कंठ लटका होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अली जिह्वा या युवला कहते हैं। एक कंठ लटका होता है जिसे हम क्या कहते हैं,
अलिजिह्वा। आप चाहे तो मुख को खोल कर भी देख सकते हैं, पीछे भाग में इतना छोटा सा लटका रहता है, उसे क्या बोलते हैं? अलिजिह्वा। अब देखिए जो ऊपर का तालु यानी जीभ के जो ऊपर का भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तालु। तालु का कार्य क्या होता है? अभी हम आपको बताएं कि तालु का कार्य होता है कि वह मुख गुहा को और श्वास नली को क्या करता है? अलग करने का कार्य करता है। मुख गुहा और श्वास नली को अलग करने का कार्य करता है। आगे का जो भाग होता है वो काफ़ी कठोर होता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं ये कठोर तालु। और जैसे जैसे हम पीछे की ओर जाते हैं मुख में, वैसे वैसे ये क्या हो जाता है? कोमल हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कोमल तालु। अब देखिए फिर उसके बाद जो है दांत के बारे में आता है। तो दांत जो होता है ये 8 के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कितने क्रम में? 8 के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और दांत 4 प्रकार के होते हैं। जो 2 होता है वो कृंतक, 1 रदनक और 2 अग्रचर्वणक और 3 क्या होते हैं? चर्वणक होते हैं। आइए हम दांत के बारे में कुछ जानते हैं पहले। दांत देखिए, जो दांत होता है ये 2 जबड़ों के यानी कि 2 जबड़ों के किनारों पर क्या होता है? व्यवस्थित होता है। ये जो दांत होते हैं ये किससे लगे होते हैं? जबड़ों से लगे होते हैं। किससे लगे होते हैं? जबड़ों से। इस तरह से आप देखेंगे जो दांत होता है, आप खोलेंगे तो इस तरह नीचे भी जबड़ा रहता है और ऊपर भी जबड़ा रहता है, इस तरह से। तो जो दांत होते हैं वो किससे लगे होते हैं? जबड़ों से लगे होते हैं। नीचे वाले को निचली जबड़ा बोलते हैं और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपरी जबड़ा। तो जो दांत होता है वो क्या होता है? जो दांत होते हैं वो जबड़ों के किनारों पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। अब दांत में पहला पॉइंट आता है गर्तदंती। अब गर्तदंती क्या होती है? जिसको हम थीकोडोंट बोलते हैं। गर्तदंती क्या होती है? जब दांत जबड़ों के हड्डियों में धसे होते हैं। जब दांत जबड़ों के हड्डियों में धसे होते हैं तो इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? गर्तदंती बोलते हैं। जब दांत जबड़ों के हड्डियों में धसे होते हैं तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? गर्तदंती कहते हैं। चलिए आइए लिख लेते हैं। जब दांत जबड़ों के हड्डियों में धसे होते हैं उसे गर्तदंती ने उस व्यवस्था को गर्तदंती कहते हैं। गर्तदंती क्या होता है? जब दांत जबड़ों के हड्डियों में धसे होते हैं तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? गर्तदंती कहते हैं। अब आइए दूसरा पॉइंट जानते हैं। ये सारे जो है दांत के विशेषताएं हैं। ये सारे क्या हैं? दांत के विशेषताएं हैं। यानी दांत के बारे में हम लोग क्या पढ़ें कि जो दांत होता है ये जबड़ों के यानी कि दोनों जबड़ों के किनारों पर स्थित होते हैं और दांत में अनेक प्रकार की विशेषता पाई जाती है। पहला है गर्तदंती। जब दांत जबड़ों के हड्डियों में धसे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? गर्तदंती कहते हैं। अब देखिए विषमदंती क्या होता है? इसे हम हेट्रोडोंट कहते हैं। अब देखिए विषमदंती क्या होता है? मनुष्य में
यानी कि मनुष्य में अन्य विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जब किसी जीव में एक ही साथ विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विषम दंती कहते हैं। जैसे मनुष्य में जो है एक ही यानी कि एक ही व्यवस्था में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। तो यानी कि जिस जीव में एक ही व्यवस्था में एक ही जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? विषम दंती कहते हैं। चलिए आइए इसे भी लिख लेते हैं। जब किसी प्राणी में एक ही जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं इसे विषम दंती कहते हैं। इधर देखिए, जब किसी प्राणी में एक ही यहाँ से ये अलग है, जब किसी प्राणी में एक ही जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं इसे हम क्या कहते हैं? विषम दंती कहते हैं। जैसे में हम लिख सकते हैं, मानव में एक ही जबड़े में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। ठीक है, यानी कि जैसे में मानव में एक ही जबड़े में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। अब देखिए तो विषम दंती आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब किसी प्राणी में एक ही जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं इसे विषम दंती कहते हैं, जैसे मानव में। अब इसके बाद देखिए द्विबार दंती क्या होती है? द्विबार दंती, डाइफायोडोंट, द्विबार दंती। अब मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था को द्विबार दंती कहते हैं। मनुष्य में उनके पूरे जीवन काल में कितनी बार दांत निकलते हैं? 2 बार दांत निकलते हैं। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? इस क्रम को द्विबार दंती कहते हैं। पहली बार जो दांत निकलता है उसे हम अस्थाई दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थाई दांत, यानी कि टेम्पररी टीथ है, टेम्पररी टीथ, या फिर हम दूध का दांत भी इसे कह सकते हैं। इसे हम दूध का दांत यानी मिल्क टीथ। यानी जब बच्चे छोटे होते हैं तो 6 महीने बाद उनके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, तो जो दांत निकलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अस्थाई दांत बोलते हैं, टेम्पररी टीथ, यानी दूध का दांत, मिल्क टीथ। फिर जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उनके दांत, जो दूध के दांत होते हैं, वो फिर धीरे धीरे गिरने लगते हैं और गिर करके फिर दोबारा उनके दांत निकलते हैं। उस दांत को हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ।
परमानेंट टीथ का मतलब होता है अस्थाई दांत। अस्थाई दांत यानी कि जो हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, अस्थाई हो जाते हैं, हमेशा के लिए अस्थाई हो जाते हैं, इसे हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। अगर ये टूट जाता है तो फिर हमारा दांत ही नहीं निकलता है। ठीक, यानी कि मनुष्य में पूरे जीवन काल में 2 बार दांत निकलता है। इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, द्विबारदंती बोलते हैं। पहली बार जो दांत निकलता है उसे अस्थाई दांत बोलते हैं। परमानेंट टीथ, अरे टेम्पररी टीथ या दूध का दांत, मिल्क टीथ। फिर जो है ये गिर जाते हैं धीरे धीरे। फिर जो दोबारा दांत निकलता है उसे हम परमानेंट टीथ यानी अस्थाई दांत बोलते हैं। अब ये टूट जाता है तो फिर उसके बाद नहीं निकलता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा फिर से आप पुनः चालू करके देखेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। कोई भी चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है, धीरे धीरे जब आप उसको दोबारा देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो अगर आप नए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम बताते हैं दांत के प्रकारों के बारे में। अब देखिए हम दांत के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला कृंतक, इंसाइजर, रदनक, कैनाइन। तीसरा अग्र चर्वणक, प्रीमोलर। चौथा चर्वणक, मोलर। मनुष्य में जो है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आप हिंदी इंग्लिश दोनों याद कर सकते हैं। पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो आप लोगों का नंबर कट जाएगा। आप लोग पे बोर्ड में से है तो आप लोग चाहे हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर आपको दोनों में आ रहा है तो आप दोनों में लिख सकते हैं। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। अब इनका कार्य क्या, देखिए इनका कार्य क्या होता है। जो कृंतक, रदनक होते हैं ये दोनों भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। कार्य करते हैं। ये नुकीले होते हैं। अब उसके बाद अग्रचर्वणक और चर्वणक का कार्य क्या होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ये दोनों भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। इनकी सतह चौड़ी होती है।
देखिए जो इंसाइजर और कैनाइन होते हैं ये दोनों भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। और ये जो दांत होते हैं ये क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। ये देखिए जो कृंतक है, ये आप देख रहे हैं, ये कृंतक है, ये जो रदनक है, ये क्या है, नुकीले दांत दिख रहे हैं। तो यानी कि ये जो कृंतक रदनक होते हैं ये नुकीले होते हैं और भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद जो अग्रचर्वणक और चर्वणक होता है, इनकी जो सतह होती है ये चौड़ी चौड़ी होती है। आप देख सकते हैं कि जो अग्रचर्वणक है और जो चर्वणक है इनकी सतह चौड़ी चौड़ी है। हम यहाँ पर जो है आप लोगों को सही से पूरा आपको फिगर नहीं दिखा सकते, आप चाहे तो खुद से अपने दांत को देख सकते हैं या फिर आप किसी फिगर में देख सकते हैं। तो जो दांतों की जो सतह होती है अग्रचर्वणक और चर्वणक की, ये क्या होती है, चौड़ी होती है और ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ये कुतरने का कार्य करते हैं, ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। अब जो है दांतों को हम 8 के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अब कैसे याद होगा कि कितने रदनक हैं हमारे पूरे दांत में, कितने अग्रचर्वणक हैं, कितने चर्वणक हैं। तो इनको याद करने के लिए दंत सूत्र आता है। इनको याद करने के लिए क्या आता है, दंत सूत्र आता है। दंत सूत्र की सहायता से आप पूरे दांत में याद कर सकते हैं कि कितने इंसाइजर होते हैं, कितने कैनाइन होते हैं, कितने प्रीमोलर होते हैं और कितने मोलर होते हैं। तो इनका सूत्र होता है 2123 अपान 2123 इंटू 2। और इस वाले को इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर इससे दर्शा देते हैं और इससे हमें और भी ज़्यादा आसानी होती है याद करने में। अब देखिए इनको 8 के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। गिन लीजिए 3 2 5 1 6 2 8। यानी ये ऊपर नीचे करने का मतलब क्या है कि 8 जो दांत होते हैं, 8 के क्रम में जो दांत होते हैं वो ऊपरी जबड़े में स्थित होते हैं और जो 8 के क्रम में जो दांत होते हैं वो निचले जबड़े में स्थित होते हैं। जैसे देखिए यहाँ से 8 का क्रम बनाया गया है, तो ये 8 यानी 8 इस तरह से ऊपरी जबड़े में और 8 निचले जबड़े में होते हैं। फिर उसके बाद इनमें अगर हम 2 का गुणा लगा देते हैं तो गुणा लगाने से क्या होता है, 16 हो जाता है। देखिए जैसे 8 ऊपर दांत, इनको हम भाग नहीं देते हैं, इनको हम जोड़ते हैं। 8 ऊपर 8 नीचे, कितने दांत हो गए, कुल 16 हो गए। और इनको हम 2 से गुणा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 32। यानी कि पूरे कितने दांत पाए जाते हैं, 32। अब ये ध्यान देना है कि कैसे, देखिए 2 पूरे ऊपरी जबड़े में देखें, ये देखिए 2 इंसाइजर पाए जाते हैं, यानी कि 2 इंसाइजर इधर और 2 इंसाइजर इधर। यानी कि ऊपरी जबड़े में कुल कितने कृंतक पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। और ऊपर और नीचे दोनों का मिला करके इधर देखिए, इसको हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। 2 2 4 और 4 दूना के 8 है। यानी कि ऊपर और नीचे का मिला करके कुल कितने रदनक कृंतक होते हैं, 8 होते हैं। फिर उसी तरह से कैनाइन का देखेंगे तो 1 और 1 2, ऊपरी जबड़े का 1 और निचले जबड़े का 1 और 2 से गुणा लगा देंगे तो 2 दूना के 4। यानी कि जो रदनक होते हैं उनमें जो है ऊपर नीचे जो है मिला करके 2 दांत पाए जाते हैं। उनके जबड़े में, ऊपर वाले जबड़े में कितने रदनक, 1 इधर और 1 इधर रदनक पाए जाते हैं। और इसका अगर हम 2 से गुणा लगा देते हैं तो ऊपर और नीचे कितने दांत होते हैं, रदनक 4 होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पे ऊपरी जबड़े, ये इसको 8 के क्रम में रखा गया है, तो ऊपरी जबड़े में 2 हैं। अगर ऊपरी जबड़े का पूरा पूछेगा तो केवल 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूना के 4 दांत है। यानी कौन से, कृंतक। ऊपर नीचे दोनों का अगर पूछेगा कितने कृंतक हैं
तो इसको और इसको जोड़ देते हैं और 2 से गुणा लगा देते हैं। ऊपर वाले को नीचे वाले को जोड़ देते हैं और फिर से 2 से क्या करते हैं, गुणा लगा देते हैं। तो 2 2 4 4 दूना के 8, यानी कृंतक पूरे दांत में कितने पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं। उसी तरह रदनक अगर केवल ऊपरी जबड़े में देखा जाए तो 1 और 1 2, पूरे कितने हो गए, 2। तो ये देखिए जो रदनक हैं वो कितने हैं, 2 हैं। अब पूरे दांत में देखा जाए तो 1 1 2 और 2 से क्या कर देंगे, गुणा लगा देंगे। तो 2 दूना के 4, तो रदनक कितने हो गए, 4 हो गए। फिर उसी तरह से अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक अब देखिए यहाँ पे अगर केवल ऊपरी जबड़े में पूछा जाए कि अग्रचर्वणक कितने हैं तो केवल 2 से गुणा लगा देंगे। तो 2 दूना के 4, यानी कि केवल ऊपरी जबड़े में कितने अग्रचर्वणक पाए जाते हैं, 4। अगर पूरे दांत में देखा जाए तो 2 2 4 4 दूना के 8, यानी कि ऊपरी और निचले जबड़े का मिलाकर कुल कितने अग्रचर्वणक होते हैं, 8 होते हैं। इनकी संख्या आपको याद करनी है। अब उसके बाद उसी तरह चर्वणक 3 है। 3 अगर केवल एक जबड़े में देखा जाए, ऊपर या नीचे दोनों में से किसी एक का देखा जाए तो केवल 2 से गुणा लगा देंगे। तो 3 दूना के 6, यानी कि ऊपरी जबड़े में या निचले जबड़े में केवल कितने जो है चर्वणक पाए जाते हैं, तो 3 दूना के 6। ऊपर नीचे दोनों का मिलाकर देखेंगे तो इसको जोड़ देते हैं, 3 3 6 6 दूना के 12, यानी कि कुल कितने हो गए हैं चर्वणक, 12 हो गए। इससे जो है इस दंत सूत्र से हम याद कर सकते हैं कि कितने कृंतक पाए जाते हैं, कितने रदनक, कितने अग्रचर्वणक और कितने चर्वणक। इसको आप लाइन वाइज इस तरह से बना सकते हैं, आई से इंसाइजर, सी से कैनाइन, पीएम से प्रीमोलर, एम से मोलर। तो अगर आपको केवल एक जबड़े का पता करना रहेगा तो आप क्या कर देंगे, उस संख्या का उससे गुणा कर देंगे केवल, यानी 2 का 2 से गुणा 4, 1 का 2 से गुणा 2, 2 का 2 से गुणा 4, 3 का 2 से गुणा 6, तो एक जबड़े का पता चलेगा। अगर आपको ऊपर नीचे दोनों जबड़ों का पता करना है तो ऊपर वाले को नीचे वाले को जोड़ दीजिए और 2 से गुणा लगा दीजिए। ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, गुणा लगा दीजिए। इससे आपको ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों का पता चल जाएगा कि कुल कितने दांत होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 2 1 3 2 5 5 3 8, 3 2 5 3 8 8 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 और 2 से गुणा लगा देंगे 32, यानी मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए हो गया ख़त्म। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए और ज़्यादा कमेंट ज़रूर किया करिए आप लोग, जिससे पता चल सके कि हमारी वीडियो कैसी है, अच्छी है या ख़राब है। आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो हम जानेंगे, और कमेंट करेंगे तो हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।